बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लाइव एजुकेशन अकेडमी चैनल। आज का लेक्चर, अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी को नहीं आता वो वकालत कर ही नहीं सकता, वो वकील है ही नहीं, तो मेरी बात गलत नहीं होगी। ये पूरी किताब आज हमने एक लेक्चर में पढ़नी है, मुकम्मल पूरी किताब, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। इसके बगैर आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। आप दावा दायर करोगे, आपको ये भी ना पता हो कि ये वाला दावा, इसकी लिमिटेशन पीरियड कितना है, इसका कानून जो मियाद समात है वो कितना है, आप उसको जैसे ही इंस्टीट्यूट करोगे वो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास क्लाइंट आया, आपको यही नहीं पता कि इसकी लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं, और आप उस पीरियड को गुजार दो, जो उसके हकूक़ थे वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिए। इसका जानना तो इतना ज़रूरी है कि समझें कि ये एक ऐसी जगह है कि आपको किसी मैदान में छोड़ दिया गया और आपको दलदल का ना बताया गया कि इस मैदान में फ़ला फ़ला जगह पे दलदल हैं, और आप जैसे उस मैदान में आगे जाएं और उस दलदल में धंस जाएं तो ये दलदल में धंस जाने के बराबर होगा। हम टाइम ज़ाया नहीं करते, बस इतना कहूँगा, जिसको ये नहीं आता वो वकालत नहीं कर सकता। वो सिविल प्रैक्टिस हो, क्रिमिनल हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, वो नहीं कर सकता। तो ये पूरी किताब है जो आज हमने इसमें देखनी है। ये LLB के लिए तो अहम है ही, मगर इसके साथ ये जो जुडिशल इम्तहानात देने वाले तमाम एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए समझें कि ये एक किस्म की, उनको पास करवाने के लिए बहुत बड़ी एक नेमत है। और उसके अलावा प्रैक्टिस करने वाला वकील की तो रोजी रोटी ही इसी पे टिकी हुई है। वो कोई ऐसा केस ले ले कि जो बहुत बड़ा केस हो और वाकई उस क्लाइंट के हक में जाता हो, मगर वकील को ये ना पता हो कि 2 दिन बाद इस केस की लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने वाला है, और वो समझे कि अभी तो पीरियड पता है उसको, अगर ये पीरियड ना आते हों, और वो समझे अभी तो मैं 10 दिन बाद दायर कर दूंगा, अभी मैं मसरूफ़ हूँ, और 2 दिन गुजर जाने के बाद जो शख्स के हकूक़ थे वो ख़त्म होकर रह जाएं, ये बहुत बड़ा मामला होता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं पूरी किताब एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला का नाम लेके करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है कि ये लिमिटेशन एक्ट 1908 है। इसमें 32 जो हैं वो सेक्शन हैं, मगर इसमें सेक्शन जो है 30, 31, 32 ये ख़त्म हो चुके हैं, और जो 28 सेक्शन जो है इसका सेक्शन वो नॉन इस्लामिक करार दे दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि लिमिटेशन एक्ट का जो हमारे पास यहाँ पर सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में ये कहा गया कि शार टाइटल एक्सटेंट। पहली चीज ये, आर्टिकल 1 ने कहा कि ये एक जर्नल लॉ है। देखो, ये एक जर्नल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। मैं एक बड़ी कीमती बात आपको बताने वाला हूं, जो भी प्रोसीजरल लॉ होगा ना वो किसी को हकूक नहीं देता। याद रखना, जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो किसी को राइट जो है नहीं देता, हकूक नहीं देता, वो तो सिर्फ उसके लिए दाद रसी का सामान करता है। इसी एक नुक्ते के ऊपर 28वां जो सेक्शन है वो हम खत्म कर दिया गया कि ये नॉन इस्लामिक है। और दूसरी चीज ये कि ये तो एक प्रोसीजरल लॉ है, ये कैसे एक शख्स को हकूक दे सकता है, तो इसी बुनियाद पे ख़त्म हुआ। तो ये बड़ी कीमती बात है। जब भी कोई आपसे पूछे पेपर में कि जो प्रोसीजरल लॉ होता है क्या वो किसी पार्टी को हकूक देता है, उसके राइट्स का मुहाफिज होता है, उसको राइट जो है उसको प्रोवाइड करता है, अपने राइट प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ उसको रेमेडी प्रोवाइड करता है, दाद रसी, चारा जोई, वो जो रिलीफ मांग रहा है उसको प्रोवाइड करने का तरीका बता रहा है। तो हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है ये एक प्रोसीजरल लॉ है, इसलिए इसको ये राइट को नहीं बताता। नंबर 2, ये एक जर्नल लॉ है, यानी कि ये पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल होगा, पाकिस्तान के तमाम लोगों पर एप्लीकेबल होगा।
पेपर में पूछे कि ये क्या स्पेशल लॉ है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। स्पेशल लॉ का मतलब होता है खास लोगों पे लागू होना, और लोकल लॉ का मतलब होता है खास इलाकों पे लागू होना। देखें, स्पेशल लॉज को कहते हैं जो खास लोगों पे एप्लीकेबल हो। जैसे हमारा मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस है, वो सिर्फ हम मुसलमानों पे एप्लीकेबल है, बेशक वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में बसते हों। और एक है लोकल लॉ, ऐसा लॉ जो सिर्फ एक खास इलाकों में लागू हो। जैसे सिंध के ऑर्डिनेंस है वो सिंध में लागू हैं, पंजाब के जो है पंजाब में लागू हैं। तो ये तो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट ना तो ये स्पेशल लॉ है, ना लोकल लॉ है, बल्कि जनरल लॉ है, पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों पर एप्लीकेबल है। और इसकी एक बड़ी कीमती बात, इसकी सेक्शन 1 और इसकी सेक्शन 31 ये जिस दिन पास हुआ था 1908 में, उसी ही दिन ये 2 सेक्शन नाफिज कर दी गई थी। जो बाकी सेक्शंस हैं वो 1 जनवरी 1909 को जो है वो नाफिज हुई, यानी 1/1/9 को नाफिज हुई थी जो दूसरी सेक्शंस हैं। तो आपसे पेपर में अक्सर पूछता है कि ये इस लॉ की कौन सी सेक्शन जो है वो फौरन ही नाफिज हो गई थी, पास होते ही आप कहेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 31 फौरी नाफिज हुई, और सेक्शन बाकी जो हैं वो 1/1/1909 को जो है वो नाफिज हुई। ये 1908 को पास हुआ था। सेक्शन 2 जो है उसमें डेफिनेशंस हैं, उसमें वही डेफिनेशंस हैं जो आपने एलएलबी में पढ़ी हैं, जो बार बार पढ़ते हैं कि प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन सा होता है, सूट किसको कहते हैं, इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं। इसलिए उसको पढ़ाने के लिए वक्त हम जाया नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट सेक्शन 3 पे चल जाते हैं। इस पे ये कहा डिसमिसल ऑफ सूट। सेक्शन 3 सबसे अहम है, ये एक जर्नल बात बता देता है। अगर आपसे पेपर में पूछे सेक्शन 3 क्या बात करता है, आप कहेंगे 2 टोक और जर्नल बात करता है कि जब भी किसी भी सूट का किसी भी जो आपकी प्रोसीडिंग है उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाए, वो चीज टाइम बार्ड हो जाए, जायदुल मियाद हो जाए, तो उसको इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो डिसमिसल ऑफ सूट ये कहता है तमाम जो सूट हैं उसको डिसमिस कर दिया जाएगा अगर वो लिमिटेशन पीरियड को क्रॉस कर गए हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स का एक ऐसा हक है, एक ऐसा दावा है, ये एक ऐसी अपील है जो कल खत्म होने वाली है, उसकी लिमिटेशन पीरियड, उसकी कानून मियाद कल खत्म हो जाएगी और उसको पता नहीं है। वो वकील साहब के पास आज गया और वकील साहब को दे दिया कि ये मेरा दावा आपने करना है, ये मेरा केस आपने करना है। वो कहते हैं ठीक है, फीस दे जाएं। वकील साहब को भी नहीं अगर इस चीज़ का पता कि उसकी पीरियड ख़त्म होने वाला है, वो उसको लेके बैठ जाएंगे। उन्होंने 5 दिन बाद जब उसको वो किया तो कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, उसको साइड पे कर दिया, डिसमिस कर दिया कि आप इसको डिसमिस हो गया, ये दावा हम नहीं ले सकते क्योंकि आप जो हैं ये 5 दिन लेट आए हैं, तो आपका ये टाइम बार्ड हो गया। तो जो सेक्शन 3 है वो जनरली क्या बात बताता है कि जो दावा है वो टाइम बार्ड हो जाता है, जो आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो बार्ड हो जाती हैं अगर वो आप लिमिटेशन पीरियड से आगे जाके उसको करें। उस दावों को, उन सूट को उर्दू में कहते हैं जायदुल मियाद दावे, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम बार्ड सूट। आगे इसमें है कि ड्यूटी ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट की सबसे पहले ड्यूटी बनती है। आपसे पेपर में पूछेगा ये सबसे बड़ी ड्यूटी किसकी है कि ये फैसला करे कि ये दावा टाइम बार्ड है। पार्टी की तो ड्यूटी है ही है। पार्टी को पता चल जाए कि इसका दावा टाइम बार्ड है, क्या वो सांस लेगी? क्या उसको रातों को नींद आएगी? वो तो सोचेगी सुबह हो तो मैं अदालत को बताऊं कि ये तो टाइम बार्ड है, मेरी तो जान ही छूट गई, मुझ पे तो केस बनता ही नहीं। तो कोर्ट की सबसे पहले ड्यूटी है कि कोर्ट में जब एक चीज प्रेजेंट की जाती है, केस प्रेजेंट किया जाता है, तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो ये बताए कि ये टाइम बार्ड है या नहीं। और पार्टी की तो वैसे ही होती है, वो तो उसका तो मफाद ही इसमें छुपा होता है, वो तो दुआएं कर रहे होते हैं कि काश कोई ऐसा मसला हमें निकल आए कि ये सूट टाइम बार्ड हो जाए। हमारे पास भी कुछ सूट इस किस्म के आए हुए, दावे इस किस्म के आए हैं जो टाइम बार्ड हैं। हम बड़ी खुशियां मनाते फिर रहे हैं कि देखो हम ये टाइम बार्ड है, हमने उसमें फीस भी ले ली
और हमारा दावा हम जीते जिताए हैं क्योंकि दूसरी पार्टी पे सफिशिएंट काज नहीं है, तो यानी दुआएं कर रहे होते हैं हम। तो आगे है कोर्ट इज क्लोज। सेक्शन 4 ये बताता है कि अगर, याद रखना, आपके जो सेक्शन 4 है यहां से लेके सेक्शन 24 तक, ठीक है, ये आपका सारा का सारा उनको बताता है जो जर्नल एक्सेप्शंस में आते हैं। यानी सिंपल वर्डिंग में 3 ने ये कह दिया जो टाइम बार्ड सूट होगा, ज़ैदुल मियाद होगा, उसको कोर्ट नहीं लेगी। 4 से आगे आपका 24 तक वो ये कहता है नहीं मेरे पास ऐसी वजूहात हैं। अब आने वाले सेक्शन वो वजूहात देते जाएंगे कि 3 तुम तो कहते थे कि मैं टाइम बार्ड हूं, देखो मेरे पास ये वाला भी एक सफिशिएंट काज है, मेरे पास ये भी एक जवाज बनता है। तो हर सेक्शन अपना जवाज लाके खड़ा कर देगा अब आगे कि 3 जो सेक्शन जो तुम हमारे पीछे पड़ गए थे कि हमारा दावा दायर नहीं हो सकता, हमारे पास सेक्शन 4 से 24 तक हमारे पास इतने जो हैं वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं, हम अपना दावा ज़ैदुल मियाद भी हो तो हम ये वाली वजह बताकर उसको दायर कर सकते हैं। तो 4 ने क्या कहा, पहली वजह बता दी कि कोर्ट इज क्लोज्ड। आज जिस शख्स का दावा दायर होना था, यानी फॉर एग्जांपल कल एक शख्स का दावा जो है वो दायर होना है और उसकी लास्ट डेट है, उसका लिमिटेशन पीरियड कल जो है वो खत्म होने वाला है और अचानक कोई छुट्टी पड़ जाए, कोर्ट क्लोज्ड हो जाए, तो 4 ने क्या कहा, मेरे पास एक मौका मिल गया, एक बहाना मुझे मिल गया। तो 3 सेक्शन तुम सुन लो, जिस दिन कोर्ट क्लोज हो, बेशक के मेरा उस दिन लास्ट डेट थी, मगर मेरे पास एक बहाना मिल गया कि जब कोर्ट क्लोज हो जाए, किसी शख्स का लिमिटेशन पीरियड उसी दिन ख़त्म होता हो, तो अब वो दावा कब जाके दायर कर सकता है, जिस दिन कोर्ट खुलेगी। फॉर एग्जांपल ईद की छुट्टियां आ जाएं, तो उन छुट्टियों के बाद जब कोर्ट खुलेगी, अब 7-8 दिन की, 6 दिन की छुट्टियां आ गई, तो अब 6 दिन उसको इजाफी मिल गए। तो पता क्या चला, सेक्शन 4 ने एक एक्सेप्शन दी, एक इस्तिस्ना दी, एक ऐसी राह दी, एक ऐसा बहाना दिया कि जब कोर्ट क्लोज होगी तो जिस शख्स का दावा उस दिन बनता होगा तो वो डरे घबराए नहीं, जिस दिन कोर्ट खुलेगी उस दिन दावा दायर कर दे, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सेक्शन 5 कहती है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड या कंडोनेशन ऑफ जो है टाइम, इसको कहती है। यानी क्या कहते हैं कि 4 से 24 तक सफिशिएंट काज है। 5वां सेक्शन ये बताता है वही वाली बात जो मैं बता कर गया कि जो 3 कहता फिर रहा है ना कि टाइम बार्ड टाइम बार्ड टाइम बार्ड, तो घबराओ नहीं, मेरे पास 4 से लेकर 24 तक वो बहाने हैं, एक एक बहाना लगाते जाओ और अगर वो बहाना कामयाब हो जाए तो आपका दावा रिजेक्ट नहीं होगा। आपको बस कोर्ट को एग्री करना है, कोर्ट को आपने उसको किसी भी तरीके से राजी करना है कि ये मेरा सफिशिएंट काज था, ये मेरी माकूल वजूहात थी जो 4 से 24 में दी जा रही है। तो कोर्ट क्या करेगी, कंडोनेशन ऑफ टाइम हो जाएगा, यानी कोर्ट सफिशिएंट काज आप उसको दे दें। अब सफिशिएंट काज में क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर एक शख्स बहुत बीमार है, इतना बीमार है जिस दिन उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म होने वाला है कि वो अदालत में आ ही नहीं सकता, या उसका वकील इतना बीमार हो गया है कि वो आ नहीं सकता, या जब उसका पीरियड खत्म होने वाला है तो उस शख्स की डेथ हो जाती है। अब बोझ किस पे पड़ जाता है, उसके लीगल हेरिस पर, उसके जो अगले वारसीन हैं उस पे वजन पड़ जाता है। तो ये सफिशिएंट काज है कि जिस दिन इसका दावा की मियाद खत्म होनी थी ये मर गया। अब आगे हम जाके पढ़ेंगे कि जिस पे जिम्मेदारी पड़ी, उसके बेटे पे जिम्मेदारी पड़ी दावा दायर करने की, मगर उसका जो बेटा है वो अभी माइनर है, या वो लुनेटिक है, मजनू है, पागल है, या वो शख्स क्या है, इंसान है, उसको होश ही नहीं है, या किसी भी लीगल डिसेबिलिटी में मुब्तला है। तो 5 ने क्या कहा, हर वो चीज जो कि माकूल हो आप वो पेश कर दें,
कोर्ट को कहें मैं बीमार था, मगर याद रखना कोर्ट सिर्फ तब मानेगी जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आपके पास कोई रिकॉर्ड हो कि आप इतने बीमार थे कि आपको डॉक्टर ने कहा उठकर नहीं जाना। ये नहीं कि थोड़ी सी बीमारी हुई जाके लेट गए और डॉक्टर को पैसे दिए और वहां से चिट बनवा ली, ये चीजें नहीं है। सफिशिएंट काज और प्राइवेट डॉक्टर की काबिल कबूल नहीं होगी। इसके अलावा एक्ट ऑफ गॉड जो होता है, वो चीजें कि जो आपके बस की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी इलाके से, पहाड़ी इलाके से आ रहे हैं, आपने इस्लामाबाद आकर दावा दायर करना है, तो जैसे ही आप वहां पर आए कोई लैंड स्लाइडिंग होगी उस दिन और आप ना पहुंच सके तो आपके पास सफिशिएंट काज है। यानी 5 ने ये कह दिया हर वो चीज के जो माकूल वजह है जिसको कोर्ट को आप पेश कर सकें वो सफिशिएंट काज होती है। 6 लीगल डिसएबिलिटी वन आफ्टर अनदर। इसमें यह कहा कि कोई लीगल डिसएबल पर्सन है, वो इस काबिल नहीं है कि वो दावा दायर कर सके। अब मेरी इस बात को बड़े गौर से समझना, ये आपके बड़ी कीमती चीज बता रहा हूं। एक शख्स है ए, उसने दावा दायर करना है, अभी उसका मियाद खत्म होने में 5 दिन रहते हैं, वो फोत हो जाता है, तो लीगल डिसेबिलिटी बन गई फोत होना। अब जिम्मेदारी पड़ गई उसके एक बेटे पर, पीछे कोई और वारिस नहीं है, वो बेटा अभी माइनर है और बाकी चचा वगैरह मामू वगैरह जो भी हैं वो उस जायदाद को खाने की हवस में है। तो वो माइनर जो है अब वो ये कह सकता है कि जब तक मैं मेजर नहीं हूंगा, अब देखो 5 दिन रहते थे उसकी मियाद खत्म होने में, और वो बच्चा जाकर 11 साल या 12 साल के बाद बालिग होता है, तो अब उसका पीरियड कितना बढ़ गया, 11-12 साल। ठीक, तो अब वो क्या करेगा, अब अपने दावे को दायर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी वो बालिग आज हुआ, बालिग होते ही वो जो शख्स है वो पागल हो गया, तो क्या लीगल डिसएबिलिटी वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक मुसीबत पड़ती जा रही है। पहले वो शख्स मर गया, फिर दूसरा बेटा बालिग नहीं है, बालिग हुआ तो पागल हो गया, अब जैसी पागल होकर ठीक हुआ बच्चा, आज ठीक हुआ रात को फिर मर गया, बच्चा भी मर गया। अब कोई और उसका लीगल वारिस हो या कोई इस तरीके से नहीं, एक के बाद एक डिसएबिलिटी अगर चलती जाएगी वो बहाना है। कहां 5 दिन थे, अगर ये डिसएबिलिटी चलते 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 20 साल ले जाए तो आपको अदालत ये नहीं कह सकती कि आप तो 5 दिन वो आपकी मियाद खत्म हुई थी। भाई जो भी मेरा कानूनी वारिस बन रहा था वो एक के बाद एक, या तो पागल हो रहा था या कोई और वजूहात पड़ गई थी। तो लीगल डिसएबिलिटी जब तक चलती रहेगी आपका टाइम पीरियड सेफ रहेगा, इसमें यह कहा गया। सेक्शन 7 में डिसएबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ या एप्लीकांट। जिस शख्स ने दावा करना है वो 8-10 लोग हैं जिनके साथ धोखा हुआ है। अब उन 8-10 लोगों में से 2 ऐसे हैं जो पागल हो गए। अब कोर्ट ये देखेगी कि जो 2 पागल हुए हैं वो नेसेसरी पार्टी हैं या प्रॉपर पार्टी हैं। ये बड़ा कीमती लफ्ज है, ये पेपर में बार बार पूछेगा और ये आपके प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा कि आपको ये चेक करना है कि ये नेसेसरी पार्टी है या प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी उसको कहते हैं ऐसी पार्टी जिसके बगैर मुकदमा आगे चल ही ना सकता हो, और प्रॉपर पार्टी ये कि आ जाए तो ठीक, जी बिस्मिल्लाह, आई सो रोजी गई सो भला, तो यानी ये वाला हाल, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं। तो कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या ये जो 2 पागल हुए हैं क्या ये वो हैं जो नेसेसरी पार्टी हैं। अगर तो नेसेसरी पार्टी हुए जिनके बगैर कोर्ट दावा आगे चला ही नहीं सकती, तब कोर्ट उसको रोक देगी कि जब तक ये ठीक ना हो आपका आगे आपका टाइम पीरियड रुका हुआ है। अब वो 2 जो है वो ठीक हुए, आगे उनमें से 2 और पागल हो गए, तो वही छठा कानून फिर लग जाएगा, 6 छठे वाला
कि वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक डिसेबिलिटी हो रही है, तो यानी अगर एक से ज्यादा आपके प्लेंटिफ या एप्लीकांट हों तो इसमें यह कहा गया कि तब तक आपका टाइम पीरियड खत्म नहीं होगा जब तक कि उनमें से वो बंदे ठीक ना हो जाएं, वो बंदे उस काबिल ना हो जाएं कि जो प्रॉपर पार्टी हैं। हाँ, अगर कोर्ट ने ये देखा कि भाई ये दो बंदे पागल हुए, इनके बगैर तो फैसला हो सकता है, ये तो प्रॉपर, ये तो नेसेसरी पार्टी नहीं है, ये तो प्रॉपर पार्टी है, इनका होना ना होना क्या बराबर है, तो कोर्ट क्या कहेगी, ठीक है आप मुकदमा स्टार्ट करो। और अगर वो नेसेसरी पार्टी हुए जिनके बगैर मुकदमा चल ही ना सकता हो, तो कोर्ट अब उसको रोक देगी कि अब इंतजार करो ये कब ठीक होते हैं। 8, सेक्शन 8 ने कहा, उसने कहा भाई रुक जाओ, जो बहाने लगाते जा रहे हो ना, उसमें से मैं एक बहाना खत्म करने वाली हूं कि प्रीएम्पशन पर, हक शुफा पर यह कानून, तुम्हारे ये बहाने नहीं चलेंगे। क्यों? ये एक ऐसा मामला होता है शुफा का कि इसके अंदर फौरी ही बंदा दूसरा खरीदार आ जाता है। जब हम कानून शुफा पे जाएंगे, प्रीएम्पशन एक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें डीप में पढ़ेंगे कि यानी सिंपल वर्ड में उसने कहा ये जो बहाने 4 से 24 तक बताते जा रहे हो ना, ये जो है ये प्रीएम्पशन पर लागू नहीं होते। और इसमें एक और बात की गई, जब एक शख्स को, अब ये मैं बड़ी कीमती और बड़ी गहरी बात आपसे कर रहा हूं, जब एक शख्स, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर वो शख्स जो था बाप फोत हुआ, ठीक है, याद रखें बाप फोत हुआ, बच्चा बालिग नहीं था, 11 साल बाद बालिग हुआ। अब बच्चा जिस दिन बालिग हुआ ना, उस दिन से लेके आगे तक उसके पास 3 साल का पीरियड है बालिग होने के बाद कि वो 3 साल के अंदर अंदर अपना दावा दायर कर दे। अगर किसी और कानून के अंदर उस मुतलका दावे के मुतालिक कोई खास लिमिटेशन पीरियड ना दिया हो, ठीक है, जो सेविंग क्लाज है ना 29, वो यही कहती है, वो कहती है अगर किसी कानून में, ये बड़ी कीमती बात बता रहा हूं जो मुझे स्टार्ट में बता देनी चाहिए थी, जब किसी कानून में खास मियाद खुद दे दी हो कि ये वाला दावा तो इतने पीरियड में दाखिल करना है, तो लिमिटेशन का काम खत्म हो गया, वो उसी डेट के ऊपर लागू होगा। हाँ, जहां पर नहीं है तब ये लिमिटेशन पीरियड आगे आएगा। तो देखें, अगर एक बंदा डिसेबल था, 11 साल तक वो डिसेबल था, बालिग नहीं हुआ था, आज बालिग हुआ, अब उसके पास उसने क्या कहा, 3 साल का पीरियड है कि वो 3 साल के इस पीरियड के अंदर वो क्या कर सकता है, वो अपना दावा दायर कर सकता है। अब यहां पे देखें, मिसाल के तौर पर ऐसा हुआ कि एक दावा दायर करने में, मिसाल के तौर पर ये जो दावा इसने दायर करना है, अब इसका जब ये एबल हुआ, डिसेबल से एबल हुआ, उस काबिल हुआ कि इसने दावा दायर करना है, मगर वो दावा इस किस्म का है जिसके अंदर खत्म होने में मियाद 1 साल रहती है। बड़ा कीमती, आपसे पेपर में कहेगा एक ऐसा दावा है जिस दावे को खत्म होने में आम हालात में उसको 1 साल उसकी रहती है, और ये शख्स आज बालिग हुआ है, तो क्या अब इसका टाइम पीरियड 1 साल होगा? ये जो यहाँ 3 साल लिखा है, तो आप क्या कहेंगे, इसका पीरियड 3 साल होगा, इसको 2 साल इजाफी दे दिए जाएंगे। और हाँ, अगर किसी का पीरियड 3 साल से ज्यादा हो, मसलन एक ऐसा दावा है जिसको अभी, जिस दिन ये इसका डिसेबिलिटी खत्म हुई, जिस दिन इसका उज़र खत्म हुआ, उस दिन से लेकर अभी 6 साल उस दावे में रहते हैं, वो दावा 6 साल के बाद भी दायर किया जा सकता है, तो क्या अब इसका पीरियड 6 साल होगा या 3 साल होगा? अब 3 साल होगा, 6 साल नहीं होगा। बस इतना नुक्ता याद रखना, जब भी कोई शख्स काबिल हो जाता है किसी दावे के लिए, अगर तो उसका पीरियड 3 साल से कम है तो उसको इजाफी पीरियड देकर 3 साल मुकम्मल उसको दे दिए जाएंगे। हाँ, अगर उसके पास ऑलरेडी पहले ही 6 साल हैं तो ये नहीं कर सकता कि वो शख्स 6 साल के बाद कहे मेरा पीरियड तो यहां से 6 साल तक वैसे ही चल रहा था, अब मैं 3 साल और लूंगा, तो फिर ये चीज काम नहीं आएगी।
तो यानी अगर ज्यादा पीरियड ऑलरेडी मौजूद हो तो फिर इजाफी 3 साल देके 6 साल उसके पहले पड़े हुए थे, जिस दिन वो काबिल हुआ है उस दिन से लेके 6 साल पहले पड़े हुए, वो इंजॉय कर रहा है। भी 6 साल खत्म होंगे, उसके बाद मुझे 3 साल और मिल जाएंगे। तो ये 3 साल की रियायत सिर्फ कब है? जब पीरियड कम रहता हो। 1 साल पीरियड रहता था, अभी 2 साल का उसका बन रहा था, तो कानून ने क्या कहा, कोई बात नहीं, हमने एक मर्तबा कह दिया है कि 3 साल का पीरियड होता है जब एक शख्स एबल हो जाए, तो कोई बात नहीं, हम अपनी जुबान से मुकरते नहीं हैं। हम क्या करेंगे कि जो 2 साल इजाफी इसको दे देते हैं, तो क्या इसका पूरा 3 साल का हक पूरा कर देते हैं। और वो शख्स आके सामने खड़ा हो जाए, मेरे तो 6 साल थे, तो कानून कहेगा भाई ज्यादा वालों को नहीं हम देते, जिनका हक है ही नहीं, तुम्हें पहले खाना मिला हुआ है, तुम्हारे घर में सब कुछ है, तुम आटे का थैला फिर लेने के लिए आ गए हो। तो यानी जिनके पास है उनको नहीं, जिनके पास कमी है उनको ये टाइम दिया जाएगा। एक बड़ी कीमती बात, ये जो लिमिटेशन एक्ट है, इसकी थ्योरी के अंदर ना क्रिमिनल का लफ्ज नहीं है, मगर प्रैक्टिस के अंदर ये हम इसके सारे बहाने इसके इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, इसमें थ्योरी में क्रिमिनल की एप्लीकेबिलिटी के लिए ये नहीं है, मगर हम क्या करते हैं प्रैक्टिस के अंदर, वो सारी सफिशिएंट काज जो हैं वो सारी की सारी इसके अंदर क्रिमिनल में जहां हमारा दांव लगता है वहां पे हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब है नो कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। यहां पे ये कहा गया कि अगर एक मुकदमा शुरू हो जाए, मसलन शख्स मरा, वही मिसाल ले लेते हैं, 5 दिन उसका टाइम रहता था, वो मर गया, अब उसका बेटा जो है उसका लीगल वारिस है। अब 11 साल बाद वो बालिग हुआ, बालिग होने के बाद अगर उसने मुकदमा दायर कर दिया और फिर वो पागल हो जाए, फिर केस नहीं रुकता। याद रखना, अगर एक मर्तबा डिसेबल पर्सन मुकदमा दायर कर दे, उसके बाद उसको कुछ भी होता रहे, फिर कानून कहेगा नहीं मुकदमा चल रहा है भाई, हम फैसला कर देंगे इसकी तकदीर आगे सही होता है या ना हो। तो बड़ा कीमती, पेपर में आपसे कहेगा एक शख्स जो डिसेबल था, काबिल नहीं था, वो काबिल हुआ, उसने मुकदमा दायर किया, वो बालिग आज हुआ, उसने मुकदमा आज दायर कर दिया, अगले दिन पागल हो गया, तो अब वो फिर टाइम पीरियड रुक जाएगा? नहीं, जब एक मर्तबा दावा दायर कर दिया जाए डिसेबिलिटी के बाद, फिर वो कॉन्टिन्यूस पीरियड चलना शुरू होता है। अब यहां पे ये है कि ये कॉन्टिन्यूस पीरियड कहते किसको हैं? ये उस पीरियड को कहते हैं, मैं बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एक चेक लिख कर दिया एक शख्स को, आज से कि मैं तुम्हें 2 साल के बाद जो है पेमेंट करूंगा, 2 साल बाद। वो शख्स कहता है ठीक है, मैंने चेक पे डेट लिख दी 2 साल बाद की। वो शख्स उस चेक को लेकर चला गया, 2 महीनों के बाद अदालत के पास चला गया, नहीं जी आसिफ साहब का जो है वो तो मुकरने का इरादा है, मैं उसको जो है उस पर केस करना चाहता हूं, मैं इंतजार नहीं करता 2 साल की। तो कानून क्या कहेगा? वो दरवाजा नजर आ रहा ना, जहां से आए हो वहीं से वापस लौट जाओ। क्यों? तुम्हारा टाइम तब स्टार्ट होगा जब उसने जो टाइम दिया है उससे मुकरे, अभी तो वो टाइम आया ही नहीं। तो टाइम कब कॉन्टिन्यूस होता है? आपसे पेपर ने पूछा कब कॉन्टिन्यूस होगा? जिस दिन वो पीरियड बनता भी हो और पार्टियां मौजूद भी हो। मसलन मैं एक चेक लिख कर देता हूं शख्स को, 2 साल बाद उसका पीरियड आता है, तो मैंने अभी क्या बताया कि वो 2 महीने बाद, हत्ता के 1 दिन पहले भी, वो 2 साल खत्म होने में अभी 1 दिन रहता है, वो 1 दिन पहले भी मुझ पे केस नहीं कर सकता। बेशक मैं उसको खुल के मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो क्या करे? जब वो चेक लेकर जाएगा, उस डेट के बाद देखेगा कि हाँ इसने क्या किया इस चेक के साथ। अब एक और चीज के पार्टियां भी मौजूद होनी चाहिए, बड़ा कीमती है। मिसाल के तौर के ऊपर डेट आ गई चेक की और वो चेक वाला खुद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसको कोई अचानक फौतगी हो गई, तो जिस दिन उसने 2 सालों के बाद जो डेट करनी थी वो पाकिस्तान से बाहर चला गया और बाहर के कंट्री में किसी वजह से गया और वहां से उसके आने पे पाबंदी लग गई, तो अब वो मुझ पे केस नहीं कर रहा। तो
तो यानी सिंपल वर्ड में जब वो आएगा तब मुझ पे केस करेगा। तो यहाँ पे क्या कहा कि जब एक दफा एक शख्स ठीक हो जाए, बच्चा उसका बालिग हो गया था, उसने अगर एक मर्तबा केस दायर कर दिया तो उसके बाद अगले दिन बल्कि अगले घंटे वो पागल हो जाए तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदालत नहीं रुकेगी। हाँ, केस दायर करने से पहले पहले वो बीमार होता जाए, डिसेबल होता जाए, अब कोई मसला नहीं, अब कोर्ट उसको कुछ नहीं कहेगी। दूसरा एक और चीज कि जो डेट आपने लिख कर दी है उससे पहले कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने 2 साल का टाइम दिया था, वो मुझे अब कुछ नहीं कह सकता। सूट अगेंस्ट एक्सप्रेस ट्रस्टी या उसका रिप्रेजेंटेटिव। जो एक्सप्रेस ट्रस्टी होता है ना, किसी भी ट्रस्ट इदारे का, खैराती इदारे का जो पब्लिक के लिए हमने डोनेट किया होता है, वक्फ इदारा। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एक ऐसा काम किया कि कोई अस्पताल खुलवा दिया और उसका ट्रस्टी शख्स ए को बना दिया, ठीक है। तो यहां पे ये कहता है वो अस्पताल मैंने क्या कहा, तमाम लोग आए उसके अंदर अपना इलाज मुफ्त करवाएं। तो यहां पे ये कहा जो ये टाइम पीरियड हम ऊपर बता रहे हैं ना, ये ट्रस्टी इदारों के ऊपर लागू नहीं होते। क्यों? वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए हैं। हो सकता है कि ऐसा हो कि जो ट्रस्टी है, जो ए जिसको मैंने ये कहा था कि भाई तुम जो है इसकी जिम्मेदारी संभालो, और वो उस हॉस्पिटल में से 2 करोड़ रुपए गजब कर चुका हो और वो इस इंतजार में बैठा हो कि आसिफ का टाइम पीरियड निकलने दो। जब मेरा टाइम पीरियड मियाद समात निकल गया, अब वो कहे मेरा जो बिगाड़ना बिगाड़ो। तो फिर कानून ने इसलिए कहा कि तमाम पब्लिक के हकूक पे असर ना पड़े। तो इसलिए जो ट्रस्टी मामलात होते हैं, जो वक्फ इदारे होते हैं, उनमें लिमिटेशन पीरियड जो है उसका इफेक्ट नहीं होता, वो जब चाहें दावा दायर कर सकते हैं। सूट ऑन फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें यह कहा एक ऐसा मुआहदा हुआ, ऐसा एग्रीमेंट हुआ जो बाहर की कंट्री में लंदन में हुआ, और लंदन में उसका टाइम पीरियड रखा गया 6 साल। जब पाकिस्तान के अंदर वो पीरियड आया तो अब वो 6 साल वो लागू होंगे या लिमिटेशन पीरियड एक्ट लागू होगा। यहां पे खुल के कह दिया किसी भी मुल्क में अगर तुमने मुआहदा किया है तो बेहतर तो यही है भाई जहां पे किया है उनकी अदालतों में जाओ। अगर तुम पाकिस्तानी अदालतों में आ गए, हम उनकी लिमिटेशन पीरियड नहीं मानेंगे, हमने तो अपना लिमिटेशन पीरियड करना है। अगर तो वो दावा कॉन्ट्रैक्ट बाहर हुआ था और तुम ये चाहते हो कि मैं दावा पाकिस्तान में करूं, धोखा आपके साथ हो जाता है और आप कहते हैं पाकिस्तान में करूं, तो पाकिस्तानी लिमिटेशन जो एक्ट है वो लागू होगा। उस मुल्क का जो खास जो टाइम पीरियड था उस एग्रीमेंट के लिए वो लागू नहीं होगा। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग, प्रोनाउंसमेंट, कॉपी, दावा, अपील, दरखास्त। इसमें यह कहा गया कि वो टाइम पीरियड आपका लिमिटेशन आपकी जो कानून मियाद है उससे निकाल दिया जाएगा। आपको रियायत दे दी कि वो पीरियड जिस दौरान फैसला बाहर आने में जो टाइम लगता है, ठीक है, जज साहब ने आज फैसला सुना दिया, फौरी तो नहीं आता, 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, और वो 3 दिन लग गए, वो 3 दिन आपका पीरियड भी स्टार्ट नहीं हुआ, वो 3 दिन निकाल दिए जाएंगे, एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। प्लस जो आप कॉपी नकल लेते हो, जो नकूल लेते हो, उसकी फैसला तो आ गया, उसकी नकल लेने में भी टाइम लग जाता है। तो जो नकल लेने में उन दस्तावेजात की जो टाइम लगता है, तो लिमिटेशन पीरियड क्या कहता है कि हम उसको काउंट नहीं करते, तुम रिलैक्स रहो। जिस दिन तुम्हारे पास वो चीजें आ गई, फैसला भी आ गया, नकूल भी आ गई, दस्तावेजात भी आ गई, आज से तुम्हारा पीरियड शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल वो 3 साल का पीरियड है तो आज से शुरू हुआ। मिसाल के तौर पे जज साहब ने फैसला सुनाया है आज से 6 दिन पहले, फैसला बाहर आते हुए, नकल लेते हुए मुझे 6 दिन लग गए, तो अब फैसला तो 6 दिन पहले हो गया था, तो 3 साल का पीरियड तो 6 दिन पहले से स्टार्ट होना था। तो कानून क्या कहता है, नहीं, आपको रियायत दे दी, जिस दिन आपके हाथ में दस्तावेज आएंगे तो उस दिन से आपका पीरियड स्टार्ट है। वो जो 6 दिन इजाफी लगे हम उसको काउंट नहीं करते, घबराए नहीं, आपका आज से पहला दिन है, आज को काउंट करके अब 3 साल के अंदर अंदर आप ये मुकदमा दायर कर दें।
13वां है, अच्छा एक और बड़ी कीमती चीज, 12 और 15 में, 12 और 5 में क्या फर्क है, याद रखना। जो सेक्शन 5 है वो दावा जात पर, सूट पर एप्लीकेबल नहीं होता। याद रखें, जो सेक्शन 5 है इसमें सूट का जिक्र नहीं है, और जो सेक्शन 12 है ये एप्लीकेबल है सूट पर भी, अपील पर भी, एप्लीकेशन पे भी। तो यहां पर ये सूट पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकियों पे एप्लीकेबल है। डिफेंडेंट अब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान, इसमें कहा कि डिफेंडेंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है, तो अब तब तक पीरियड शुरू नहीं होगा कि जब तक डिफेंडेंट आ ही ना जाए। जिस बंदे के खिलाफ मैंने करना है वो पाकिस्तान में दाखिल ही नहीं हो रहा, तो अब मैं किसको पकड़वाऊं। तो कानून क्या कहता है, भाई तुम कह रहे थे ना मेरे दावे का पीरियड 3 साल बाद खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदे से मैंने एग्रीमेंट किया और कल मेरा पीरियड खत्म होने वाला है, वो बंदा चुप करके भाग गया यहां से, पाकिस्तान से बाहर, और 5 साल बाहर बैठा रहा। अब कोर्ट मुझे ये नहीं कहेगी भाई 5 साल पहले तुम्हारा पीरियड खत्म हो चुका था, तो मैं ये कहूंगा कि सर वो बंदा पाकिस्तान में था ही नहीं, जब था ही नहीं तो मैं किसको पकड़वाता, मैं किस पे केस करता। वो आज आया है, जिस दिन वो पाकिस्तान इंटर होगा उसी दिन फिर नया पीरियड शुरू 3 साल का हो जाएगा। आगे है एक्सक्लूशन बोनाफाइड मिस्टेक। एक होती मेलाफाइड, एक होती बोनाफाइड। मेलाफाइड होती जानबूझ के दुश्मनी की बुनियाद पर, गलत इरादे की बुनियाद पर मिस्टेक करना, गलतियां करना, और एक होती बोनाफाइड अच्छी नीयत के साथ। मिसाल के तौर पर इसमें यह कहा गया कि सेक्शन हमारी 14 में कि अगर कोई शख्स गलती से किसी ऐसी कोर्ट में दावा दायर कर दे जहां पे वो उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं लगती, वो शख्स कर दे, उसका वकील कर दे या उसका मुंशी जाके कराए, तो किसी गलत कोर्ट में, वो कोर्ट चाहे कि निचली कोर्ट हो या एपिलाट कोर्ट हो, ओरिजिनल कोर्ट हो या एपेलेट कोर्ट हो, ये दोनों पे एप्लीकेबल होता है। अक्सर पेपर में पूछ रहा है कि क्या ये सिर्फ एपेलेट जो कोर्ट है, अपील वाली अदालत, उस पर लागू होगा, ये जो ओरिजिनल कोर्ट है उस पर भी लागू होगा। आप कहेंगे ओरिजिनल जो निचली कोर्ट है उस पर भी लागू होता है ये मामला, और ऊपर वाली अदालत में भी लागू होगा कि अगर आप किसी गलत अदालत में दावा दायर कर दें और अनजाने में कर दें, बोनाफाइड मिस्टेक है, कोई गलत इरादा नहीं है, तो आपका वो जो टाइम निकल गया तो वो टाइम आपका माफ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर उस दावे को खत्म होने के अंदर अभी 1 साल है, मैंने आज एक गलत कोर्ट में दाखिल कर दिया और दावा 2 साल चला, खत्म होने में 1 साल था, 1 साल इजाफी आ गया, दावा 2 साल कोर्ट में चला और बाद में जाके पता चला ये तो प्रॉपर कोर्ट थी नहीं। तो अब कोर्ट मुझे ये नहीं कहेगी तुम्हारा तो 1 साल पहले खत्म हो गया था, ये तो 1 साल इजाफी हो गया है। तो कोर्ट क्या कहेगी, नहीं, अगर आपकी बोनाफाइड मिस्टेक है, आप मासूम हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, जिस दिन आपको पता चला है उस दिन से पीरियड शुरू हो जाएगा। तो जो पिछला जो पीरियड था बोनाफाइड मिस्टेक के अंदर जो वो निकला था वो काउंट नहीं होगा। सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग, 15 सेक्शन में यह कहा गया अगर अदालत में कोई प्रोसीडिंग रुक जाए तो वो अदालत जब तक वो प्रोसीडिंग रुकी रहेगी तो उस चीज का पीरियड जो है हम उसमें से उस पीरियड को निकाल देंगे। मिसाल के तौर पर एक दावे के अंदर प्रोसीडिंग, अदालती कार्रवाई रुकी रही किसी भी बुनियाद वजह की से, वो रुकी रही 6 महीने, तो अब हमारा लिमिटेशन पीरियड जो होगा उसमें से 6 महीने निकाल दिए जाएंगे। क्यों कि हमारा तो कसूर नहीं है, वो तो अदालत ने हमारा टाइम 6 महीने जाया किया है। तो वो पीरियड जिसमें प्रोसीडिंग रुक जाती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो पीरियड निकाल देते हैं। आगे एग्जीक्यूशन सेल पेंडिंग, अगर किसी डिग्री पे एग्जीक्यूशन करवाना हो, नीलामी का मामला हो, ठीक है, सेल का फरोख्त का मामला हो, और उस सेल की नीलामी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन, कोई अपील दायर कर दी गई हो उसके खिलाफ, अब उस फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक नीलामी करवानी है और उस नीलामी का जो पीरियड है 2 दिन के बाद आखिरी दिन है, उसमें लिखा गया एग्रीमेंट में कि ये 2 दिन के बाद नीलामी करवानी है। अभी 2 दिन रहते हैं, अगले दिन में जाकर 1 दिन पहले मैं कोई जो है वो दाखिल कर देता हूं, उसके खिलाफ को अपील कर देता हूं, कोई रिवीजन कर देता हूं, कुछ भी कर देता हूं, तो मेरी जो प्रोसीडिंग है अदालत में शुरू हो गई। तो अब वो जो 1 दिन रहता था वो काउंट नहीं है। तो यानी सिंपल वर्डिंग में कोई भी सेल हो, एग्जीक्यूशन हो,
अगर उसको हम वो प्रोसीडिंग में हो तो हम उसका क्या करेंगे, हम वो पेंडिंग हो उसका कोई मामला, तो वो वाला पेंडिंग वाला पीरियड जो है वो काउंट नहीं होगा। नीलामी एक दिन बाद होनी थी, मैंने उसके खिलाफ अपील कर दी, तो अब ये अपील 2 महीने चली, तो वो जो नीलामी वाला था कि भाई एक दिन के बाद आखिरी डेट थी नीलामी की, तो ये चीज काउंट नहीं होगी। क्यों कि उसके खिलाफ तो मैंने अपील दायर की हुई है, अपील का फैसला आया नहीं। हाँ, अपील का फैसला आ गया और मेरे खिलाफ आ गया, तो फिर कोई ये नहीं कह सकता एग्रीमेंट में कि तुमने तो 1-2 महीने तुम्हें लग गए अपील आने में, तुम्हारा तो 2 महीने पहले पीरियड खत्म हो गया था। नहीं, क्योंकि मेरा केस अपील का पेंडिंग में पड़ा था, मैंने उसके नीलामी के खिलाफ अपील दायर कर दी। जब अपील दायर कर दी, जब तक उसका फैसला नहीं आएगा तब तक वो जो पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड, वो एक्सक्लूड होगा, वो वाला टाइम। इफेक्ट ऑफ डेथ, इफेक्ट ऑफ डेथ ही होता है कि जो अगर पीरियड स्टार्ट ना हुआ हो तो डेथ का इफेक्ट होता है, अगर पीरियड स्टार्ट हो गया हो ना तो डेथ का इफेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मेरा दावा खत्म हो, उसकी मियाद खत्म होने में 3 दिन रहते हैं और मैं 1 दिन पहले फोत हो जाता हूं, तो अब मेरी डेथ काउंट होगी। वो क्यों काउंट होगी? क्योंकि उसने ये कहा है कि इफेक्ट ऑफ डेथ तब लागू होगी जब आप दावा दायर करने से पहले ये मामला हो। अगर एक बंदा दावा दायर कर दे और उसके बाद मर जाए, अब उसका दावा नहीं रुकेगा, बल्कि क्या वो चलता रहेगा, उसके जो लीगल वारिस होंगे वो उस दावे को आके संभाल लेंगे। तो उसमें सिंपल ये कहा गया, अगर कोई मरना है किसी शख्स ने, तो मौत से पहले पहले उसका पीरियड जो है वो एक्सक्लूड होता है। अगर वो शख्स दावा दायर कर चुका और फिर मर गया तो उसकी मौत का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दावा दायर करने के बाद कोई मर जाए, इफेक्ट केस पे नहीं पड़ता, वो केस चलता रहता है। बस इतनी सी बात इसमें की गई। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, इसका क्या इफेक्ट होता है? देखो, फ्रॉड का मतलब ये है कि किसी ने किसी के राइट के ऊपर मसला डाला, उस तक सम्मन ही पहुंचने नहीं दिया, कंसीलमेंट कर दी राइट की, एक शख्स को बताया ही नहीं कि तुम्हारा हक है, सम्मन रोक दिए, कंसील कर दिया, छुपा लिया उसके राइट को। मेरे खिलाफ किसी बंदे ने कोई दावा दायर किया, मुझ तक सम्मन ही ना पहुंचा, मुझे पता ही नहीं लगने दिया क्या है, और एक तरफा डिग्री करवा के बैठ गया, तो क्या कहा? पहला धोखा। नंबर 2, डॉक्यूमेंट, कि मेरे एक बंदे ने डॉक्यूमेंट चुरा लिए, मेरे पास सिर्फ फोटो कॉपी है, मैं अदालत में उसको लेके गया, वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर के ऊपर पेश हुई, अदालत ने मेरे खिलाफ जो है फैसला सुना दिया। अब अचानक फैसला सुनाने के 6 महीने बाद उस बंदे से मेरे असल जो डॉक्यूमेंट मुझे वापसी मिल गए। तो अब मैं अदालत को कह सकता हूं कि जज साहब, मेरे पास उस टाइम डॉक्यूमेंट नहीं थे, मुझसे धोखा हुआ था, तो अब मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, तो मैं अपना दावा दायर कर सकता हूं, बेशक के लिमिटेशन मियाद गुजर भी चुकी हो। तो क्या अगर किसी ने किसी पे सम्मन ना भेजे हों, उसका राइट को धोखा दिया हो, या उसके दस्तावेजात छुपा लिए हों और बाद में मिले हों, तो फिर वो शख्स क्या कर सकता है? जिस दिन उसको पता चलेगा उस दिन से उसका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। ये डिफेक्टिव टाइटल, और ये पीरियड कितना होता है? 3 साल। जिस दिन, सिंपल वर्ड में इसमें यह कहा गया, आपसे किसी ने धोखे के जरिए कोई डिग्री हासिल कर ली, आपको पता चला, आज पता चला कि डिग्री हासिल हुई, और वो बंदा 2-4 महीने पहले वो हासिल किए बैठा, आपको जिस दिन पता चलेगा मुझसे धोखा हुआ, वो दिन पहला दिन काउंट होगा। अब आपको 3 साल के अंदर अंदर अपना दावा दायर करना है। जिस दिन आपको पता चलता है, नॉलेज होता है धोखे का, वो दिन पहला काउंट होता है। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट बिफोर एक्सपायर, ये बड़ा कीमती है। मैंने एक शख्स का कर्जा देना है और मैं उस शख्स के बारे में ये कहता हूं, अच्छा, अब हम देख रहे हैं यहां से कि इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इसमें बड़ा कीमती है। इसमें यह कहा गया कि एक शख्स का मैंने कर्जा देना है और मैं उस शख्स को, मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एक शख्स का कर्जा देना है और मेरा कानून मियाद खत्म होने में कितना अरसा रह गया? अभी 1 साल रहता है। मैं उसमें से आधा कर्जा या कुछ कर्जा उसको दे देता हूं,
तो जिस दिन मैंने उसका कुछ दिया उस दिन से नया पीरियड शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल वर्ड में, मैंने किसी का कुछ देना हो या मेरी प्रॉपर्टी किसी शख्स के पास जो है मॉर्गेज में पड़ी हो, रहन पे हो, और उसकी फसल उसके पास पहुंच जाए, तो मेरा कुछ कर्जा अदा हो रहा है ना। यानी सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं कि मैंने किसी बंदे का कर्जा देना है 5 लाख, तो मैंने उसका अभी 1 साल रहता है मेरा पीरियड खत्म होने में, और मैं उसका आज आधा कर्जा दे देता हूं, तो अब 1 साल नहीं रहेगा, बल्कि क्या, अगर मैंने आज एक नया उससे एग्रीमेंट कर लिया कि नहीं भाई हम इस तरह करते हैं, मैं तुम्हें आज कर्जा दे रहा हूं, देखो 5 लाख मैंने देने थे, मैं तुम्हें 3 लाख अब देता हूं, 2 लाख बाकी रह गए हैं। अब पिछला पीरियड हम भूल जाते हैं, हम पिछले को काउंट नहीं करते, आज से नया हम शुरू कर रहे हैं, तो वो अब पिछला जो था वो खत्म हो गया। जिस दिन मैंने आधा नया किया, मेरा नया एग्रीमेंट उससे बन गया, मैंने उसके दस्तखत कर दिए, मेरी राइटिंग के अंदर हुआ, डेट डाल दी, अब नया पीरियड शुरू हो गया। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर आपने किसी बंदे का कर्जा देना हो, आप उसके दरमियान में कोई कर्जा दे दें और उस बंदे से ये कह दें कि भाई अब मेरा नया आज से शुरू हो रहा है, तो जिस दिन आप अपनी नई तहरीर लिखेंगे, दस्तखत करना जरूरी है इस पे कि आपके सिग्नेचर हों, तो आपका नया पीरियड शुरू हो जाता है, पिछला पीरियड नहीं। वो ये नहीं कह सकता नहीं भाई तुम दो ना दो, मैं तो उसी पे करूंगा। अगर आपने उसको रजामंद कर लिया है कि भाई अब मैं नया आज से पीरियड शुरू हो रहा है, तो अब आपका नया पीरियड शुरू हो जाएगा। मगर आपके जो आप नया पीरियड शुरू करवा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो रिटर्न में होना चाहिए। आप तहरीरी लिखवाएं कि भाई कहो इसके अंदर कि अब पुराना पीरियड खत्म, नया शुरू है, दस्तखत होने जरूरी है पार्टियों के, डेट लिखना जरूरी है, और राइटिंग में हो, जबानी कलामी नहीं माना जाएगा। ये है अफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट। ये भी सेम ही उसी जैसा है कि जब आपने कोई डेप्ट वगैरह, कर्जा वगैरह, उसकी कोई अकाउंट वगैरह है, वो स्टार्ट होगा जब आप उसको पे कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह का है। आगे है एजेंट ऑफ पर्सन, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, लेंथी बहुत हो जाएगी। एजेंट ऑफ पर्सन, इसमें यह कहा गया कि आपका एजेंट भी आपकी जगह के ऊपर आपका नुमाइंदा बन सकता है। अगर तो आपने उसको लीगल अथॉरिटी दी, वो आपकी जगह के ऊपर प्रोसीडिंग कर सकता है, वो आपकी जगह पे दावे दायर कर सकता है। जब वो करेगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एक फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से एक बंदे को खड़ा कर दूं, ठीक है जी ये मेरा एजेंट है, ये कानूनी तौर के ऊपर सब कुछ कर सकता है, और बाद के अंदर जिस टाइम मैं ये देखूं मैं केस हारने लगा हूं, तो मैं ये कहूं ये तो मेरा एजेंट था, मैं तो मानता ही नहीं। तो क्या कहा, अगर आपने एजेंट के जरिए कोई मामला करवा लिया है और आपका एजेंट लीगली अथोराइज था आपकी तरफ से आपके बिहाफ के ऊपर एग्रीमेंट करने का, मामलात करने का, तो उसके ऊपर भी लिमिटेशन पीरियड वही वाला शुरू होगा। आप ये नहीं कह सकते तो एजेंट था, मैं नहीं मानता, पहले आप क्यों माने थे। इफेक्ट ऑफ एडिंग न्यू प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, अगर किसी केस में नया प्लेंटिफ या नया डिफेंडेंट ऐड हो जाए, तो अब उन नए वालों के लिए पीरियड आज से शुरू होगा। मिसाल के तौर के ऊपर एक बंदे ने, उसके अंदर 5 बंदे जो है वो एक केस में शामिल हैं प्लेंटिफ के तौर पर। अब उसकी कोई प्रोसीडिंग जमा कराने में, फॉर एग्जांपल जवाब दावा जमा कराने में, अब उनको 29 दिन का टाइम है। देखो एक केस में 5 बंदे हैं डिफेंडेंट, ठीक है, और उनको दावा जो है उनके खिलाफ होता है, या प्लेंटिफ हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 लोग हैं, हमारे साथ फ्रॉड हुआ, तो अब हमने दावा दायर कर दिया, तो अब 30 दिन के अंदर अंदर जो है उन 5 बंदों जिनके खिलाफ हमने किया, हम भी 5 हैं, जिनके खिलाफ किया वो भी 5 है, 30 दिन है हमें रिटर्न स्टेटमेंट उनको देने के लिए, जवाब दावा देने के लिए। जब वो जवाब दावा देने वाले हैं 29वें दिन वो जाके जवाब दावा देते हैं। अब 1 दिन रहता है, फॉर एग्जाम्पल उस दिन मुझे पता चल गया हाँ ये फलां बंदे ने मुझसे धोखा किया था, 5 नहीं थे धोखा करने वाले बल्कि 3 और हैं। अब वो जो 3 और हैं ना, उनके लिए अब क्योंकि 1 दिन बाकी 5 के लिए 1 दिन रहता है जवाब दावा दायर करवाने में, इन जो 3 नए ऐड हुए हैं इनके लिए अब 1 दिन का टाइम नहीं है, इनको आज से पहला दिन काउंट होगा, अब इनको 30 दिन मिलेंगे। तो मतलब
जिस दिन कोई नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड होता है उसका पिछले वालों से कोई मामला नहीं होता। उनका पीरियड जब भी स्टार्ट हुआ हो वो अलग है। इसका पीरियड तो वहीं से स्टार्ट होगा जिस दिन ये ऐड किए गए हों। आगे है कंटिन्यूइंग ब्रीचिंग रॉन्ग न्यू ईच टाइम। मेरे साथ हर बंदा नया धोखा कर रहा है। मेरा कोई ऐसा कारोबार है कि मेरी हर एग्रीमेंट को कोई नया तोड़ता जा रहा है। कारोबार एक ही है, एग्रीमेंट एक ही तरह का है, सब्जेक्ट मैटर एक ही तरह का है। एक जदाद है, फॉर एग्जांपल मैं उसका फरोख्त करता जा रहा हूँ। मेरे एक फॉर एग्जांपल मैं टोन काटा है, मेरा प्लाट है, मैंने पहले को बेचा उसने मुझसे फ्रॉड कर लिया, दूसरे को बेचा उसने फ्रॉड कर लिया, तीसरे को बेचा उसने फ्रॉड कर लिया। अब ये नहीं कि मैं सबको ये कहूँ तुम सबके लिए एक ही टाइम पीरियड है, लिमिटेशन नहीं। जिसने जिस दिन फ्रॉड किया होगा उसका अलग टाइम पीरियड, अगले ने जो फ्रॉड किया उसका अलग टाइम पीरियड, अगले ने फ्रॉड किया अलग टाइम पीरियड। तो जितने बंदे ब्रीच करते हैं हर एक का अलग अलग टाइम पीरियड है। अब है कंपनसेशन नॉट एक्शनेबल विदाउट डैमेज या इंजरी। इसमें यह कहा गया जब तक कि आपका एग्रीमेंट के अंदर आपको इंजरी ना हो या कोई ऐसा वाकया हैपेंड ना हो जिसकी बुनियाद पे आपका दावा चलना है, तो आपका दूसरा बंदा आपको कुछ नहीं कह सकता। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये कहता हूं कि ये मैं तुम्हें चावलों की बोरी 10 बोरियां परसों भेज दूंगा, और बंदा अभी परसों आया ही नहीं, वो उसको नुकसान हुआ ही नहीं, और वो अदालत में जाके कहे नहीं 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 आसिफ साहब ने मुझसे पैसे तो ले लिए हैं, मगर अब मैं इसके खिलाफ दावा दायर करना चाहता हूं, परसों का मैं इंतजार नहीं करना चाहता, मुझे एक बंदे से पता चला ये मुझे नुकसान देने वाला है, ये मुझे बोरियां नहीं पहुंचाएगा। ऐसा नहीं, जब मैं नुकसान पहुंचाऊंगा तब होगा। यानी सिंपल वर्ड में जब किसी का नुकसान हुआ ही नहीं तो फिर किस चीज का मामला? जिस दिन से नुकसान होता है वो चीज फिर उस दिन से काउंट होती है। अब है ग्रिगोरियन कैलेंडर। 25 सेक्शन में यह कहा गया इस लिमिटेशन पीरियड के ऊपर ना तो इस्लामी कैलेंडर एप्लीकेबल होगा, ना हिंदी कैलेंडर, ना चाइनीज कैलेंडर। यहां पे कौन सा एप्लीकेबल होगा? सिर्फ जो इंग्लिश हमारा कैलेंडर है, जो हमारे महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला। आगे है एक्विजिशन राइट टू ईजमेंट। इसमें यह कहा गया कि अगर एक बंदे को किसी चीज का ईजमेंट का राइट, वो हम ईजमेंट के जब लेक्चर पढ़ेंगे, आपने एलएलबी में पढ़े हुए हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि अगर मेरी ये जदाद है और साथ किसी दूसरे की भी जदाद है और हम दोनों का गुजरने का रास्ता एक जैसा है, अगर मुझे 20 साल, गवर्नमेंट का मामला हो तो 60 साल, प्राइवेट बंदे का ईजमेंट हो तो 20 साल। 20 साल मैं देखता हूं कि प्राइवेट बंदे का मामला 20 साल तक मैं उस रास्ते से गुजर रहा हूं और उस 20 साल के अंदर मुझे किसी ने नहीं रोका, खुल के गुजर रहा हूं, सबको पता है। दरमियान में इस 20 साल के अरसे के दौरान किसी ने मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं किया। अब क्या होगा? उस पर मेरा हक बन जाएगा, ईजमेंट का हक हो जाएगा कि अब वो 20 साल के बाद मुझे रोकेगा नहीं। वो ये नहीं कह सकता कि आपका मैं रास्ता रोकने वाला हूं। और अगर यही मामला गवर्नमेंट की जदाद से हो तो 60 साल के बाद मुझे ये वाला राइट मिलेगा कि फिर 60 साल बाद गवर्नमेंट भी मुझे नहीं रोक सकती। आगे है एक्सक्लूजन पीरियड। 27 में यह कहा गया, इसमें कहा गया दो बंदे हैं, दोनों को ईजमेंट लगती है। मिसाल के तौर पर एक मैं हूं, मुझे भी ईजमेंट का रास्ता है, मगर मुझे ज्यादा है, मुझे ज्यादा हक है। फॉर एग्जाम्पल पानी का कोई मामला है, मुझे पानी लेने का एक जगह से ज्यादा हक है, दूसरा हक बी को भी है। मैंने 10 साल लिया और मेरी डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो है बाद के अंदर मेरी औलाद लेना शुरू हो जाती है या दरमियान में रुक जाती है, और वो जो दूसरा बंदा है उसको लेते हुए मजीद 15 से 20 साल उसने और ले लिया। तो अब वो ये नहीं कह सकता कि मुझे मुसलसल जो है, एक तरफ मेरी औलाद दावा दायर करती है, एक तरफ उसका दावा है, तो अब वो ये नहीं कह सकता कि जज साहब मैं मुसलसल जो है 20 से 25 साल तक ये इस्तेमाल करता आया हूं, तो जज साहब ये कहेंगे जो आसिफ इस्तेमाल कर रहा था 10 साल वो कहां गए? वो ज्यादा हकदार था। यानी जो शख्स ज्यादा हकदार है उसका जो पीरियड है वो निकाला जाएगा। तो जज साहब क्या कहेंगे? अभी तुम मेरे पास नहीं आ सकते,
10 साल आसिफ ने इस्तेमाल किया है, जब वो 10 साल गुजरेंगे फिर अगर तुम्हारे 20 साल बनते हैं फिर आना, क्योंकि आसिफ वो 10 साल पीरियड गुजार चुका, अब उसकी औलाद इस मामले को लेके खड़ी है। तो क्या जो कोई शख्स 2 बंदे हों, ज्यादा हक रखते हों, एक ज्यादा हक रखता है कम हक रखता हो, तो जो ज्यादा वाले का जो हक है वो फोत हो जाए तो जो दूसरा बंदा है उसके पीरियड से ज्यादा वाले का हक निकाला जाएगा। जो मेरे 10 साल थे जो मैंने वो किए थे, तो उससे कहा जाएगा अभी तुम्हारा हक नहीं बना, बेशक तुम्हें 25 साल हो चुके मुसलसल इस्तेमाल किए, मगर जो आसिफ था उसका ज्यादा हक बनता था, वो 10 साल जो उसने निकाले थे वो निकाल लो फिर आना। उसके बाद है एडवर्स पोजेशन, 1995 के अंदर ये ओमिट हो गया। इसमें यह कह दिया गया तुम किसी भी शख्स की जायदाद के ऊपर अगर एक खास पीरियड तक रह जाओ वो तुम्हारी हो जाती, बेशक तुम्हारे पास कागजात हो ना हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, बस तुम्हारे पास मुसलसल कब्जा रहना चाहिए। सिंपल वर्डिंग में किसी की भी जायदाद पर आप कब्जा कर लें, डॉक्यूमेंट हो ना हो, एक खास प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो है शेड्यूल में दिया वो गुजर जाए तो आपकी जायदाद हो जाती है। इसको 1995 में गैर इस्लामी करार दे दिया गया और इसको खत्म कर दिया गया। आखिरी 29वें सेक्शन है, इसमें यह कहा गया अगर तो किसी भी कानून में कोई अपना पीरियड दिया गया हो तो लिमिटेशन एक्ट का पीरियड काउंट नहीं होगा। हाँ, अगर वो पीरियड ना हो वहां पे तो फिर ये पीरियड काउंट होगा। 30, 31, 32 ओमिटेड है। यहां तक का था। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज।